गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग। तो कंपोनेंट के बारे में जानेंगे अकाउंटिंग के, क्योंकि टैली जानने के लिए, अकाउंटिंग जानने के लिए आपको अकाउंटिंग का कंपोनेंट मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना अकाउंटिंग अधूरा है और टैली भी अधूरा है। तो आइए इसको समझते हैं। कंपोनेंट ऑफ अकाउंटिंग, मेन कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट रिकॉर्डिंग होता है, क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, एनालाइजिंग होता है। कंपोनेंट मतलब कि जैसे हम लोग का आँख, नाक, कान हम लोग का कंपोनेंट है, उसी तरह अकाउंटिंग का कंपोनेंट है रिकॉर्डिंग करना, कीपिंग रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ये सब मेन कंपोनेंट है। आपको अकाउंटिंग साइकिल के द्वारा हम बता रहे हैं कि कंपोनेंट जो रिकॉर्डिंग होता है वो जर्नल कहलाता है, क्लासिफाइंग हो जो लेजर कहलाता है, समराइजिंग है जो ट्रायल बैलेंस कहलाता है, और फाइनल अकाउंट को एनालाइजिंग कहते हैं। तो ये आपका कंपोनेंट है। एक एक कंपोनेंट की जानकारी होना चाहिए। और ये अकाउंटिंग साइकिल जो दिखाई दे रहा है वो हम प्रीवियस क्लासेज में इस पर कुछ डिस्कस किए थे, लेकिन आज पूरी ढंग से आपको इसको बता रहे हैं। तो ये अकाउंटिंग साइकिल जो होता है आपको फाइनेंशियल ईयर में ही कंप्लीट हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है कब? 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें पहले जर्नल होगा, लेजर होगा, ट्रायल बैलेंस होगा, फाइनल अकाउंट होगा। इस तरह ये साल एंड हो जाएगा और 31/3/2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही फिर ठीक इसी तरह ये जिस तरह से अगले साल हुआ था उसी तरह चलने लगेगा। तो ये कंपोनेंट है जो जानना बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ये सब जो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया जाता है। अकाउंटिंग तो कई तरह के होते हैं, टैक्स अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं जिसमें पैसा का लेन देन होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। इसी का तो हम लोग टैली करते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं टैली के लिए ही अकाउंटिंग। तो एक कंपोनेंट का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, तो कंपोनेंट में पहला है कीपिंग रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग पहले करते हैं। द रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। हम जो भी हम बताएं अभी, हम जो रिकॉर्ड करते हैं पहले जर्नल में करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। तो ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन होता है, जो भी लेन देन होता है वो जर्नल में रखते हैं। तो बोले व्हाट इज ए ट्रांजेक्शन, क्या है ट्रांजेक्शन? ईच ट्रांजेक्शन इज ए रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म्स ऑफ मनी। कहने का मतलब ये है कि जो भी लेन देन हम करते हैं तो अकाउंट्स बुक होता है, उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए मनी। जो भी लेन देन कर रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए मनी। फर्स्ट बात, अकाउंटिंग में हम जो भी लेन देन करते हैं उसमें सबसे पहला बात है कि मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। सेकंड, द अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। मतलब कि अकाउंटिंग साइकिल में स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग आपको जर्नल में, जो हम आपको ये दिखा चुके हैं कि हम लोग जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो पहले जर्नल में करते हैं, इसके बाद लेजर में करते हैं। तो आपने देखा कि हम रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग सर्किल के अनुसार आप बिजनेस में पहले जर्नल करते हैं, इसके बाद पास करते हैं थोड़ा लेजर में, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में, आई रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, और लास्ट में फाइनल अकाउंट मिल जाता है। मतलब यही तो हम बताएं कि जर्नल करते हैं
इसके बाद लेजर बनाते हैं, इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसको लास्ट में रिजल्ट तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट में, और इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको ट्रांजैक्शन के बारे में लिखना होगा तो आप इसको लिखेंगे पूरा को, तो ये फाइनल अकाउंट मालूम हो जाता है। दिस अकाउंटिंग साइकिल इज ए जनरली कंप्लीटेड इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कैश अकाउंटिंग साइकिल जो है वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही कंप्लीट होता है, एंड अगेन रिपीटेड इन ईच सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब कि फिर अगेन उसी प्रकार जिस प्रकार 20 से 21 हुआ है उसी तरह 21 से 22 का भी चलेगा, जर्नल चलेगा, सब्सिक्वेंट चलेगा, ठीक है, जिस तरह अगले साल चला था उसी तरह। तो 20 से 21 चला था, फिर 21 से 22 चलेगा, 22 से 23 चलेगा, 23 से 24, इसी तरह तो हम अपने बुक का मेंटेनेंस करते हैं हर साल हर साल हर साल, जब तक बिजनेस करेंगे तब तक। तो एक साल का समझने की जरूरत है, तो पहले जर्नल, तब लेजर, ट्रायल बैलेंस, तब फाइनल अकाउंट में रिजल्ट मिलता है। तो हम ये समझ गए कि सब पहले जर्नल बनाते हैं, इसके बाद लेजर बनाते हैं, इसके बाद तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस, इसके बाद तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि रिजल्ट मिलता है, फाइनल रिजल्ट मिलता है, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट जब हम बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस तो फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, मतलब रिजल्ट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट मतलब रिजल्ट, ये बताता है हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हमको बताता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट से हमको प्राप्त होता है। अब फाइनल अकाउंट जो होता है ये 2 तरह का आपको रिपोर्ट देता है, एक इनकम स्टेटमेंट, एक देता है पोजीशन स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट क्या है, तो इनकम स्टेटमेंट में 2 चीज़ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करता है कि साल भर बिजनेस किए तो कितना ग्रोस प्रॉफिट किए या ग्रोस लॉस हुआ, मैंने आप बिजनेस किए सालों भर तो आपका क्या मिला, ग्रोस प्रॉफिट हुआ है कि ग्रोस लॉस हुआ है, ये बताता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये तैयार करता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो ये दोनों मिलकर इनकम स्टेटमेंट आपको देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, जिनका 2 भाग है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब चलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट में होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, स्थिति बताता है कि आपकी जो बिजनेस हुआ है साल भर तो लायबिलिटीज क्या है, एसेट क्या है। लायबिलिटीज का मीन्स दायित्व क्या है और आपके पास संपत्ति कितनी है। तो फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कोई भी बिजनेस का ये बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, ये सब तैयार करते हैं। और इस तैयार करने के बाद हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट का तैयारी करते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अब हमको ये क्वेश्चन होता है कि आखिर ये जो हम बताएं ग्रोस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का क्या मैटर है, बैलेंस शीट का पोजीशन का क्या मैटर है, तो उस चीज़ को उसका मीनिंग हम बता रहे हैं आप लोग को। मीनिंग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 चीज़ रिपोर्ट तैयार में आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिलता है। तो हम इसको बारे में जानते हैं ग्रोस प्रॉफिट है क्या, नेट प्रॉफिट है क्या, ग्रोस लॉस है क्या, नेट लॉस है क्या। मान लीजिए सपोज दैट कि परचेज किए आप लैपटॉप 35,000 का, ठीक है, और जब परचेज करने गए तो उसमें आप और खर्च कर दिए 500 मान लीजिए कि परचेज करने में आपका भाड़ा लग गया या आप उसका यूज कर लिए, नाश्ता कर लिए, कुछ अपने लिए खरीद लिए या जो भी आप लैपटॉप परचेज करने गए तो ऊपर से आप 500 और खर्च कर दिए। तो जब हम इसको सेल करते हैं 40,000 में, तो
1000 में सेल करते हैं तो परचेज किए थे 35,000 का, तो उसको डिडक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जो अमाउंट बचेगा 5000 वो बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और उसमें जो हम अदर खर्च किए हैं तो उसको भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा नेट प्रॉफिट। मतलब कि 5000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और नेट प्रॉफिट वो खर्च घटा लेंगे तो नेट प्रॉफिट। अब रही बात की ग्रॉस लॉस क्या होता है, मतलब कि हम इसके पहले दिखा चुके हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताता है ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो ये तो हम समझें कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हुआ है और नेट प्रॉफिट कैसे हुआ है। लेकिन आप समझ जाइए कि अगर 35,000 खरीदते हैं और हम 30,000 बेचे, 40,000 में न बेच के 30,000 में बेच दिए, तो 30,000 में 5,000 का घट लग जाएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा। और इसमें 500 रुपये और खर्च किए हैं तो समझ जाइए कि 5,500 रुपये आपका नेट लॉस हो जाएगा। तो ये आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मालूम होता है ट्रेडिंग अकाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। तो इस जानकारी के लिए ही हम लोग तैयार करते हैं आपका फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट में एक चीज़ रहता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपको बताता है पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो पोजीशन बताता है बिजनेस का। आप सालों भर बिजनेस किए, साल भर बिजनेस करने के बाद आपका पोजीशन क्या है बिजनेस का, मैंने आपकी लायबिलिटीज क्या है, आपका एसेट क्या है। तो लायबिलिटीज मतलब समझ जाइए कि कंपनी में क्या दायित्व है, मैंने किससे कुछ लिए हैं, किसी को देना है। जैसे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब होता है कि हम कहीं से किसी के पास से उधार माल लाए हैं तो कितना बकाया है, कंपनी को कितना देनदारी है। मान लीजिए बैंक से लोन लिए हैं तो कितना लिए हैं, कितना देना है। यहाँ पर एक शब्द है कैपिटल। देखिए ये होता क्या है कि बिजनेस का मालिक बिजनेस में पूंजी लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। अब इसका बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना जान जाइए कि जब मालिक बिजनेस में पैसा लगता है वो भी लायबिलिटी रहता है। वो ऐसे कि जब ये बिजनेस इंड करेगा तो अपना पैसा खोजेगा कि भाई मैं इतना पूंजी लगाया था क्या हुआ। तो ये बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी होता है। और कैपिटल जो होता है ये जो बिजनेसमैन है, ऑनर है, उसका पूंजी है। और पूंजी बिजनेस में लायबिलिटीज के रूप में रहता है जिसको कैपिटल बोलते हैं। एक बार याद रखिएगा, तो कैपिटल बिजनेस में जो लगा रहता है मालिक का वो लायबिलिटी होता है। बिल्स पेएबल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साल भर बिजनेस किए तो किसका किसका बिल्स अभी देना बाकी है, किसको किसको अभी पे करना बाकी है। इसके बाद होता है एसेट्स। एसेट मतलब संपत्ति। जैसे सालों भर बिजनेस किए तो आपको इससे पता चल जाता है पोजीशन कि बैंक में कितना भी पैसा है, आपका नगद कितना पैसा है, डेबिटर के पास कितना। डेबिटर मतलब कि जिसको हम उधार सेल किए हैं, बेचे हैं। जैसे लायबिलिटी हो जाता है क्रेडिटर्स, तो उसी तरह हमारा डेबिटर होता है कि हम तो भी किसी को सेल किए हैं तो उसके पास देना है पैसा, तो वो तो मेरी संपत्ति है। इस प्रकार फर्नीचर, फर्नीचर जो बिजनेस में हम लोग टेबल कुर्सी जो भी मतलब फर्नीचर होता है, प्लांट होता है, वो एसेट होता है। मान लीजिए कि आप बिजनेस कभी ऐसा स्थिति आ जाएगा कि आपको छोड़ना पड़े, तोड़ना पड़े, या किसी को पेमेंट करता है, आपको पता चलेगा कि बैंक में इतना पैसा है, कैश इतना है, डेबिटर पास इतना है, फर्नीचर को बेच देंगे तो हमको इतना पैसा मिलेगा तो हम इतना कर लेंगे, हमको बिल इतना रिसीवेबल करना है। तो ये सब आपको पोजीशन बताता है बैलेंस शीट। तो हम लोग देखें कि बात की फाइनल अकाउंट में हमको प्राप्त होता है इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट में जाने के ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बताता है ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस बताता है
आपका नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और पोजीशन मतलब बैलेंस शीट आपको स्थिति बताता है, प्रेजेंट करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का, कि क्या लायबिलिटीज है, क्या एसेट है। तो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का। तो नेक्स्ट आपका है कंपोनेंट। ये सब हम आपको बता रहे हैं कंपोनेंट के बारे में, जितना भी अभी तक बताया उसका एक एक कंपोनेंट हम यहाँ पर रख दिए हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो कोई क्लास होता है तो समझ जाते हैं, हाँ ये समझ गए, लेकिन हमेशा याद नहीं रहता है। तो कैसे कोई चीज़ याद रहे वो चीज़ आपको बताएं, आप कभी भूलेंगे नहीं। होता क्या है कि हम पढ़ते समय हाँ समझ गए सर, समझ गए सर, इसका मतलब क्या हुआ, आप बाद में भूल जाते हैं। तो याद रखिए, कुछ ऐसी बात होता है कि उसको रटना पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि आप रटिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर समझना चाहते हैं तो कोई बात को, कोई पॉइंट को याद रखिए, और याद रखने के लिए आपको रटना पड़ता है। मान लीजिए आप मत रटिए, पढ़ाई रटाई नहीं होता है, पढ़ाई होता है समझने की चीज़ होता है। लेकिन हम यहाँ बात करें कि हम भूल जाते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट बात को अपने माइंड में रखना पड़ता है कि आप उसको समझ पाएंगे। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कंपोनेंट के बारे में, पूरा ये जगह रख दी है। और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसका एक नाम होता है। तो उस बिजनेस का हिसाब किताब करने वाला होता है, उसको बोलते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बिजनेस का जो भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करता है, और उसको रिकॉर्ड करता है दो तरह से करता है। एक तो बुक में करता है, अकाउंट्स बुक में करता है, जिसमें जनरल लेजर बैलेंस होता है। एक टैली में कहता है, मतलब कि हम अगर अकाउंटिंग करना जान जाएं, बिजनेस का हिसाब किताब करना जान जाए, अकाउंटिंग बिजनेस का हम भी हिसाब किताब करना जान जाए, तो हम अकाउंटेंट हैं। मतलब कि हम सीख रहे हैं अकाउंटेंट के लिए कि हम किसी बिजनेस का हिसाब किताब रखेंगे तो दो तरह से रखेंगे। एक तो हम रखते हैं कॉपी पे कलम से लिखकर रजिस्टर में फाइल बनाते हैं, एक कंप्यूटर पर रखते हैं टैली में। तो हम तो टैली के लिए अकाउंट बता रहे हैं, मेन मकसद तो मेरा टैली है। तो आप ये जानिए कि अकाउंटेंट का रोल आपको निभाना है, मतलब आपको, हम हैं, आप हैं, ये सीख क्यों रहे हैं, ये सीखने इसका बहुत डिमांड है। आज के डेट में जब से जीएसटी लागू हो गया, टैली का इतना डिमांड बढ़ गया है कि बहुत लोग को तो मालूम ही नहीं है। तो आप इस दो तरह से करते हैं बिजनेस का अकाउंटिंग, हिसाब किताब। एक तो करते हैं आपको हाथ से, दूसरा कंप्यूटर से। तो इसको डिटेल से समझते हैं, पूरे कंपोनेंट का तो क्लास ही कंपोनेंट है, अकाउंटिंग कंपोनेंट। तो देखिए, मान लीजिए कि एक बिजनेस है, तो उसका मालिक होता है बिजनेसमैन होता है। बिजनेसमैन को बोलते हैं ऑनर या प्रोप्राइटर। बिजनेसमैन को ऑनर बोला जाता है, प्रोप्राइटर बोलता है। तो ऑनर क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करता है कि बिजनेस खोलता है तो उसमें पूंजी लगाता है और उसका एक नाम देता है, एनसीको लिमिटेड। ये मान लीजिए एक बिजनेस है, तो बिजनेस है तो ये मालिक है, तो मालिक चाहेगा कि इस बिजनेस में जो भी लेन देन होगा उसको लिखा जाए, उसका हिसाब किताब किया जाए, उसका अकाउंटिंग किया जाए। तो उसके लिए एक रखता है अकाउंटेंट। अकाउंटिंग आप हम हो गए, और वो अकाउंटेंट क्या करता है कि बिजनेस का ट्रांजैक्शन करता है, बिजनेस में जो भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करता है जर्नल में। ये चीज़ तो हम टैली द्वारा भी करते हैं, ये चीज़ हम लोग कॉपी में करते। तो हम लोग अकाउंटिंग को समझ जाएंगे पूरा, तो टैली बड़ा आसान हो जाएगी। इसलिए तो मैं इतना गहराई से बता रहा हूँ आपको। तो ये कंपोनेंट को एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए। हम नहीं कहते हर चीज़ को रटिए, लेकिन मैं समझाया बस अभी यही कि कुछ बात ऐसी होती है जो माइंड में रहेगा तभी दिमाग में काम करेगा, तभी आप समझेंगे। तो हाँ, तो हम अकाउंटेंट क्या करता है कि बिजनेस का लेन देन करता है, वो करता है जर्नल में। अब जर्नल के बाद वो पास करता है लेजर में। लेजर में पास करने के बाद तैयार करता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस तैयार करने के बाद फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है। ये चीज़
कंपोनेंट है, इसका रिकॉर्डिंग बोला जाता है, क्लासिफाइंग बोला जाता है, समराइजिंग बोला जाता है, एनालाइजिंग कहा जाता है। तो एनालाइजिंग जब होता है, फाइनल अकाउंट तैयार होता है, तब आपको पता चलता है ग्रोस प्रॉफिट के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में आपको पता चलता है। तो ये पता चलता है कब, जब सालों भर आप रिकॉर्डिंग करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट में सब पता चलता है। इसी पता के लिए तो बिजनेसमैन, ऑनर व प्रोप्राइटर ये लोग कम्युनिकेट करते हैं कि वो कितना आपका ग्रोस प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ, मेरा स्थिति क्या, मैंने वो बिजनेसमैन अपना कंपनी का, अपना बिजनेस का हिसाब किताब देखना चाहता है कि अरे मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा साल में कितना नेट प्रॉफिट हुआ, क्या मेरी स्थिति है बिजनेस का, बैंक में कितना पैसा है, कैश में कितना है, बिजनेस तो हो रहा है। तो इससे उसको जानकारी मिलती है। इस जानकारी के लिए ही तो अकाउंटिंग कहता है। आप रिलायंस कंपनी में हज़ारों कंपनियां हैं, तो हज़ारों कंपनियां का अकाउंटेंट होता है, अकाउंटिंग किया जाता है और एक एक रिपोर्ट, एक एक पैसा मालूम हो जाता है। मालिक जानना चाहता है, मिनटों कम सेकेंडों में होता है टैली में। तो आप इसको कंपोनेंट को एकदम जान जाइए, पहचान जाइए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, मूव करते हैं। अब रहेगा कि फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग। पहला मेरा काम होगा अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करना। मतलब कि हम अभी आपको दिखाएं कि बिजनेस का पहला काम होता है रिकॉर्डिंग करना जर्नल में। तो इसके बारे में आज रिकॉर्डिंग के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है व्हाई रिकॉर्डिंग, व्हाई डू वी नीड टू कीप बिजनेस रिकॉर्डिंग। क्या जरूरी है रिकॉर्डिंग करने का? तो देखिए, यू नीड ए गुड रिकॉर्ड्स टू प्रिपेयर एक्यूरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब हुआ कि आपको सही में शुद्ध फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो आपको अच्छा से रिकॉर्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि जब आप अच्छा से रिकॉर्ड रखेंगे तो आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट सही से प्राप्त कर सकते हैं। अगर रिकॉर्ड करेंगे तो आप बैंक के बारे में, क्रेडिटर्स के बारे में, टैक्स के बारे में आपकी जानकारी मिलेगी। दी स्टेटमेंट कैन हेल्प यू इन डीलिंग विथ योर बैंक, क्रेडिटर्स और टैक्स एंड हेल्प यू मैनेज योर बिजनेस। इसका मतलब हुआ कि अगर रिकॉर्ड रखते हैं तो आपने बैंक में कब पैसा जमा किया, कब निकाला, कौन क्रेडिटर से माल लिए हैं, किसको दिए हैं, टैक्स कब दिए, कब लिए। टैक्स का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है। सब ये बिजनेस में रिकॉर्ड करके रखता है। तो ये आपके बिजनेस को मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए ज़रूरत है रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्डिंग करने से पहले ये हम जान गए कि क्यों इसको करते हैं। तो व्हाई डू वी नीड टू कीप बिजनेस रिकॉर्ड। तो हमें क्यों ज़रूरत है बिजनेस का रिकॉर्ड करने का, आपको मालूम हो गया। अब अगर इफ़ नॉट रिकॉर्ड, अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो क्या होता है। सपोज दैट एग्जाम्पल बताएं कि राम जी अपनी वाइफ को, ये उनकी वाइफ है और अपने वाइफ को 10,000 देते हैं डेली एक्सपेंसेस के लिए। लो मैम साहब, लो मैडम, ये 10,000 रुपया, घर चलाना, बच्चों को देखना, मैं तो 1 महीना बाद आऊँगा। अब वो चले गए काम पे, ये अपना पैसा का यूज कर रही है। तो जब आते हैं उनके पति जी राम जी, तो पूछते हैं कि ये भगवान अब क्या हुआ, आपको तो 10,000 हम दिए थे, क्या हुआ, कुछ बचा हुआ है? तो बोलते कहाँ बचा जी, हाँ क्या हुआ, कहाँ खर्च की, कुछ बचा नहीं। अरे आप चलाएंगे तो हमें पता चलेगा, आप तो कह दिए, अभी तो फीस देना बाकी है बच्चा का, अभी पैसा खर्च हो गया, इतना से काम नहीं चलता है। अरे ये क्या बात कर रही हो, तो तुमको पता होना चाहिए ना कहाँ कहाँ खर्च की। लो आप ऐसे कर रहे हैं, अरे आप एक दिन चला कर तो देखिए घर, तब पता चलेगा आपको, मैडम तो कहती है। तो अगर रिकॉर्ड ये मैडम रखती तो झगड़ा नहीं होता, पता चलता है कि हम आगे खर्च कहाँ कर रहे हैं। हमें इतना ही पैसा है, 10,000 है, 10 बजे हम चलाना है, तो हम तो सोच के चला सकते हैं पैसा। हम तो देख सकते हैं कि वो इतना ही पैसा है और इसी से हमको सब हिसाब किताब करना है। तो आपस में झगड़ा होता ही नहीं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यही बात बिजनेस में होती है। अगर हम रिकॉर्ड रखेंगे तो हम आगे को देख सकते हैं कि वो
इस तरह से होगा, वैसे नहीं करना है, हमको ऐसे करना है। हम प्लानिंग बना सकते हैं और मालिक तो कम्युनिकेट करेगा ही, आपको दिया है तो ये जो मैडम हो गई अकाउंटेंट हो गई, और ये जो उनके पति हो गए जो भी, तो वो क्या हो गए कि आपका हिसाब लेंगे कि आए मैडम क्या हुआ दीजिए ये। अब देखिए एक दूसरी मैडम को, अब एक मैडम है राज, मिस्टर राज अपने वाइफ को 10,000 देते हैं, ठीक है, ये उनकी वाइफ है। तो 1/4/2020 को ये पैसा देते हैं 10,000, और वो चले जाते हैं और लास्ट डेट को आते हैं और मैडम से पूछते हैं कि कितना पैसा बचा हुआ, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च की। तो मैडम तो पढ़ी लिखी है, अब तो ये मैडम आपको बताती है कि देखिए सुनिए, ये 1/4/2020 को आपने कैश दिया था 10,000 10,000, तो 5 तारीख को हम बच्चों का फीस दिए, 8 तारीख को रेंट का दिए भाड़ा, बिजली बिल 12 तारीख को जमा किए, 15 तारीख को मोबाइल ख़राब हो गया तो इसको रिपेयरिंग करवाए, 20 तारीख को क्लोथ कपड़ा साफ का कपड़ा परचेज किए, जो भी हम दवा में लाए, 25 तारीख को दवा लाए, मिल का पैसा दिए। तो 1 महीना के दिखा दिए अपना रिपोर्ट, ये 9,000, 10,000 दिए थे, 9,000, 1,000 बच गया, गुड। तो इससे पता चलता है कि घर का हिसाब किताब कैसे हुआ, रिकॉर्ड रखने से। तो ये रिकॉर्डिंग जो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम है, मतलब कि इसके बारे में हम बताएंगे नेक्स्ट, लेकिन ये रिकॉर्ड से हमको बहुत कुछ, अब दोनों में झगड़ा नहीं हुआ, चलो अब तो ठीक है, कैसे कैसे चलेंगे, हम अपना मैनेज कर लेंगे। तो हम ये जो रिकॉर्ड करते हैं ना, इससे ही बिजनेस चलता है, माने बिजनेस रिकॉर्ड से ही चलता है। बिजनेस जो होता है रिकॉर्ड से ही चलता है। और रिकॉर्ड क्या चीज़ करते हैं, अकाउंट का रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट का। याद रखिए अकाउंट बहुत बड़ा शब्द है, अकाउंट से ही बना है अकाउंटिंग, ध्यान दीजिएगा। तो बिजनेस से ही चलता है हमारा, मतलब रिकॉर्ड से ही चलता है बिजनेस। तो बिजनेस में अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैश, तो कैश आपका अकाउंट हो गया, फी आपका अकाउंट हो गया, रेंट आपका अकाउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी आपका अकाउंट हो गया, रिपेयरिंग। तो ये जितना भी हेडिंग है, हेडिंग जो दिख रहा है, ये ट्रांजेक्शन की है, इस अकाउंट से ही तो ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग, जो भी लेन देन करते हैं, इससे पता चलेगा फी में पैसा लगा है, ठीक है। तो आप ये फिगर देखिए, इस फिगर से आपको पता चल जाएगा कि मालिक ने 10,000 रुपया दिया था, राज ने अपने वाइफ को 10,000 रुपया दिया था। तो राज की वाइफ क्या की कि रेंट में पैसा दी, फीस में पैसा दी, क्लॉथ परचेज की, मिल्क में पैसा दी, तो वो घट के 1,000 हो गया। तो इस कैश जो है ये अकाउंट है, मिल्क अकाउंट है, क्लॉथ अकाउंट है, ये सब अकाउंट है, सबको मिलाकर अकाउंट्स बन जाता है। एक एक अकाउंट का लेन देन रखते थे, ये जितना भी अकाउंट है, और अकाउंट से ही अकाउंट से अकाउंट्स हो जाता है। और जिसने अकाउंट समझ गया, अकाउंट समझ गया, वो अकाउंटिंग समझ गया। देखिए अकाउंट का मतलब, अकाउंट इज ए नेम ऑफ हेडिंग। अकाउंट क्या है, अकाउंट एक नाम है, एक हेडिंग है, इन विच रिलेटेड ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड। इसके द्वारा हम लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। ओह फीस इतना पैसा गया। हम लोग सालों भर बिजनेस करते हैं तो हमको पता चलता है कि कैश से रेंट कितना दिए, मैंने रेंट सालों भर में कितना दे दिए, फीस कितना दे दिए, मिल का पैसा साल भर में कितना दे दिए, क्लॉथ में कितना दे दिए, तो हजारों ऐसे से घाटा होता है। आप देखिए SBI बैंक में जाएंगे तो आप बहुत से लोग भी लगाए हैं, पैसा लेन देन हो रहा है, बैंक वाला सब रिकॉर्ड कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, लेकिन सबका एक खाता होता है, अकाउंट होता है, और उसी में उसका हिसाब मिलता है। अब सालों भर बिजनेस करेंगे हम तो हमको पता चल जाएगा कि कैश में कितना पैसा बचा हुआ है, ये भी पता चल जाएगा कि रेंट में कब कब कितना पैसा
दिए थे, फीस कितना दिए थे, मिल्क में कितना है, तो ये सब पता करने के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमारा हिसाब किताब पता चलता है। तो ये रिकॉर्डिंग कहता है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल किए हैं मतलब कि हम कैश लिए हैं तो ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से लिए हैं। फीस दिए हैं, पता नहीं चल रहा है कि फीस तो दिए हैं लेकिन कहाँ से दिए हैं। आपको मालूम है कि आपने पैसे से दिया है, लेकिन अगर आपको कोई दिया है वो पैसा उठा के दे दिए तो ये तो दो पक्ष नहीं हुआ। तो ये सिंगल एंट्री होता है। आजकल लोग इसी तरह कॉपी पर, एक्सेल में, कंप्यूटर पर सब करते हैं। तो ये आपको मालूम चला अकाउंट के बारे में, रिकॉर्डिंग के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अकाउंट को जो जान गया, अकाउंटिंग जान गया, वो टैली समझ गया, वो हीरो है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम, माने रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग कैसे करेंगे, किसी बिजनेस का अकाउंटिंग कैसे करेंगे, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम माने अकाउंटिंग दो तरह से किया जाता है, मतलब रिकॉर्डिंग दो तरह से किया जाता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम से, एक डबल एंट्री सिस्टम से। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? सिंगल एंट्री सिस्टम कि सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड ओनली वन साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन बिकॉज दे यूज वन एंट्री टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन। सिंगल एंट्री में एक साइड ही केवल ट्रांजेक्शन किया जाता है, लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, क्योंकि बिकॉज दे यूज वन एंट्री रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन। अब आप ऊपर देखें अभी कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। सिंगल सिस्टम एक ही एंट्री होता है, हर एंट्री का एक ही एंट्री होता है, इसमें दो पक्ष नहीं है। ये फीस दिए हैं तो कहाँ से दिए, इसका रिकॉर्ड नहीं है। रेंट दिए हैं तो बैंक से दिए हैं कि कैश से दिए हैं, आप जानते हैं ना कि रिकॉर्ड किए हैं, लेकिन जो देखेगा इसको क्या मालूम है कि कहाँ से रेंट दिया गया है। तो दो पक्ष नहीं होता है। सिंगल एंट्री में सिंगल एंट्री करते हैं, मतलब कि सेपरेट अलग अलग एंट्री होता है। अब रही डबल एंट्री। डबल एंट्री बहुत लंबा है। डबल एंट्री में जर्नल होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, और अकाउंट्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसकी बहुत क्लास चलने वाली है, डबल एंट्री सिस्टम। इसको ध्यान से देखिए। जर्नल इज वन ऑफ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब कि डबल एंट्री जो होता है, ठीक है, यूज करता है जर्नल, मतलब कि जर्नल बुक में हम ओरिजिनल एंट्री करते हैं। इन विच ट्रांजेक्शन आर ओरिजिनली रिकॉर्डिंग इन द डे टू डे ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कहने का मतलब है कि बिजनेस में एवरी डे हम जो रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल होता है डबल एंट्री सिस्टम द्वारा होता है, नहीं कि सिंगल एंट्री सिस्टम। पूरे दुनिया में डबल एंट्री सिस्टम का यूज करते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास मेरा चलेगा। डबल एंट्री, डबल मतलब समथिंग ये डबल, जैसे इसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। डेबिट को इंडिकेट करते हैं डियर से, क्रेडिट को बोलते हैं सीयर से। डेबिट को बोलते हैं बाई, क्रेडिट को बोलते हैं टू। कोई कोई कंपाउंडर साहब बोलता है, डॉक्टर साहब, कंपाउंडर साहब, कोई बोलता है कि दही है, सही है। ये क्या है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और बताएंगे इसके बारे में डिटेल में, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम ही हम लोग को पढ़ना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है, और मेरा नेक्स्ट वीडियो आप डबल एंट्री सिस्टम देखेंगे। और आज इतना ही करके बाय।